नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक उपक्रम की पूंजी को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। आइए सबसे पहले अपन समझेंगे स्थायी पूंजी। पूंजी का वह भाग जो दीर्घकालीन संपत्तियों दीर्घकाल विनियोग में लगाया जाता है, उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इसका उपयोग स्थायी संपत्तियों को क्रय करने, उनको स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि एक उपक्रम में कुल कितनी स्थायी पूंजी होनी चाहिए, अर्थात स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले कई घटक होते हैं। तो हम उन्हीं घटकों को समझेंगे जो कहलाते हैं स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले घटक। पहला है उद्योग की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। यदि उद्योग निर्माण कार्य में संलग्न है, जहां पर यंत्रों की माध्यम से उत्पादन किया जाता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी मशीनों के माध्यम से हम उत्पादन करते हैं, तो स्थायी पूंजी की मात्रा हमको अधिक लगेगी। और यदि हम उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित कार्य में संलग्न हैं, तब हमें स्थायी पूंजी की मात्रा कम लगेगी। व्यवसाय की प्रकृति, यदि वर्तमान उद्योग निर्माण उद्योग है, तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी, और यदि सेवा उद्योग है तो स्थायी पूंजी की मात्रा कम लगेगी। उत्पादन तकनीक, यदि उत्पादन परंपरागत तरीकों से अथवा मानवीय श्रम पर आधारित है, तो पूंजी की मात्रा कम लगेगी। इसके विरुद्ध यदि उत्पादन स्वचालित मशीनों पर, आधुनिक संयंत्रों पर निर्भर है, तो स्थायी पूंजी की मात्रा अधिक लगेगी। अगला है प्रारंभिक व्यय। यदि कंपनी की स्थापना, उद्योग की स्थापना करने के लिए प्रारंभिक व्यय किए जाने हैं, तो हमें उन पर ध्यान रखना होगा। ऐसे में स्थायी पूंजी की मात्रा हमें अधिक लगेगी। व्यवसाय का आकार, यदि उत्पादन छोटे स्तर पर किया जाना है, तो स्थायी पूंजी की मात्रा कम लगेगी। वहीं अगर उत्पादन बड़े पैमाने पर करना है, तो उतनी ही बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता हमें होगी। अब बच्चों अपन को समझना है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का आशय आपके सम्मुख है। व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं।
व्यवसाय के नियमित संचालन के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी की परिभाषा गस्टनबर्ग के अनुसार आपके सम्मुख है। कार्यशील पूंजी को सामान्यतः चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्ति के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियां जितनी अधिक हैं वही कहलाती कार्यशील पूंजी। अगर इस परिभाषा के आधार पर अपन एक सूत्र बनाएं तो क्या सूत्र बन जाएगा? कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्तियां माइनस चल दायित्व। आइए हम समझते हैं कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। एक व्यवसाय में कुल कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, इन्हें कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, आइए अपन उसको समझेंगे। पहला है व्यवसाय की प्रकृति। यदि व्यवसाय में नियमित मांग है, नियमित विक्रय है, तो व्यवसाय में रोकड़ का प्रवाह बना रहता है। ऐसे में कार्यशील पूंजी हमें कम मात्रा में चाहिए। लेकिन ऐसे व्यवसाय जहाँ पर रोकड़ का प्रवाह एक समय विशेष पर ही होता है, नियमित रूप से नहीं, वहाँ पे कार्यशील पूंजी अधिक मात्रा में लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है बच्चों, व्यवसाय का आकार। व्यवसाय का आकार जितना बड़ा होगा, कार्यशील पूंजी भी उतनी अधिक लगेगी। लेकिन यदि व्यवसाय का आकार छोटा है तो कार्यशील पूंजी भी कम मात्रा में लगेगी। तीसरा महत्वपूर्ण घटक है बच्चों, उत्पादन प्रक्रिया। यदि उत्पादन प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, काफी लंबे समय के बाद उत्पाद तैयार होता है, तो ऐसे में कार्यशील पूंजी की मात्रा अधिक होगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन प्रक्रिया कम समय की है, कम समय में उत्पादन हो जाता है, तो ऐसे में कार्यशील पूंजी की मात्रा कम लगेगी। इसके बाद है बच्चों निर्माण प्रक्रिया। यदि निर्माण प्रक्रिया लंबी है तो कच्चे माल से पक्के माल में परिवर्तित करने में अधिक समय, अधिक लागत लगती है, जिससे कार्यशील पूंजी भी हमें अधिक लगेगी। इसके विपरीत कार्यशील पूंजी कम लगेगी। नकदी की आवश्यकता। बच्चों, वेतन, मजदूरी, किराया, इन सब का भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। यदि ये आवश्यकता अधिक है तो कार्यशील पूंजी भी अधिक मात्रा में लगेगी, और यदि ये आवश्यकता कम है तो कार्यशील पूंजी भी तुलनात्मक रूप से कम लगेगी। अब बच्चों पर समझने जा रहे हैं कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी में अंतर। ये प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इसका उत्तर एक टेबल के रूप में बनाकर दे सकते हैं। इसमें पहला अंतर है अर्थ। तो पूंजी का वह भाग जो स्थायी संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं।
व्यवसाय के नियमित संचालन के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। दूसरा है स्थिरता। स्थायी पूंजी में स्थिरता पाई जाती है। कार्यशील पूंजी का संबंध दिन प्रतिदिन के कार्यों से होता है, अतः इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला है अवधि। स्थायी पूंजी का संबंध लंबी अवधि के लिए होता है, दीर्घकाल के लिए होता है, जबकि कार्यशील पूंजी का संबंध अल्पकाल के लिए होता है। उपलब्धता। स्थायी पूंजी व्यावसायिक क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होती, जबकि कार्यशील पूंजी व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ही उपलब्ध होती है। उपयोग। स्थायी पूंजी का उपयोग भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, प्लांट आदि स्थायी संपत्तियों के लिए होता है, जबकि कार्यशील पूंजी का उपयोग व्यापार के सामान्य संचालन के लिए अर्थात माल का क्रय, व्ययों का भुगतान, इस प्रकार के व्ययों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। प्राप्ति के स्रोत। सामान्यतः स्थायी पूंजी का जो अमाउंट है वो अंशों और ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा किया जाता है। वहीं कार्यशील पूंजी की व्यवस्था नगद विक्रय से प्राप्त राशि, देनदारों से प्राप्त राशि अथवा अल्पकालीन ऋण से किया जाता है। तो यह है बच्चों अंतर स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें से बनते हैं। तो आप इसे अवश्य तैयार करें। आपको यदि कोई डाउट है, कहीं पर समझ में नहीं आया है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।